हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम अपने लीड सिलेबस का इलेक्ट्रिकल का टॉपिक ट्रांसफार्मर हम जा रहे हैं डिस्कस करने। ठीक है, तो आइए हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर होता क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे लीड सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का। ए ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूजेज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर हमारा किसके फिनोमिना पे काम करता है। तो किसके फिनोमिना पे? म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे काम करता है। टू चेंज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इन द फैक्ट वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द एस with which the an alternating voltage can be increased or decreased by the transformer। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो लूजेज इन द ट्रांसफार्मर्स आर जनरली लो एंड दस इफिशियंसी इज हाई। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि इसमें लॉस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो बीइंग स्टैटिक दे हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड वेरी स्टेबल। तो ये स्टैटिक होते हैं तो इसके कारण क्या होती है? इनकी लाइफ लॉन्ग होती है और ये क्या होते हैं? बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है? अभी ट्रांसफार्मर का एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ए ट्रांसफार्मर इज डिपेंडेंट इन द फिगर। तो ट्रांसफार्मर आपको फिगर में दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें लिखा क्या है और कि वन कॉइल इज टर्म एज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दी अदर इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंड कहते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ ट्रांसफार्मर का फिगर, जैसे कि आपको ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक कोर है। पहले तो ये आपको एक कोर दिख रही है, किसकी? फेरोमैग्नेटिक की। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक की बनी एक कोर है। ये हमारी क्या है? ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जहाँ से हमारी एसी सप्लाई आती है। और हमारा वोल्टेज क्या है? यहाँ पे वोल्टेज V1 है, करंट क्या है? I1 है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या है? ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है और इसमें वोल्टेज कितना है? V2 है। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज आता है इसी को क्या करता है ट्रांसफार्मर हमारा? चेंज करके क्या करता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे क्या वोल्टेज है? यहाँ पे वोल्टेज V2 है, करंट कितना है? करंट I2 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एसी सप्लाई है और हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या कनेक्टेड है? सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारा लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, इसमें क्या जनरेट होता है? इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स और सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स, ये दोनों का क्या होता है? म्यूचुअल फ्लक्स होता है। ठीक है, ये जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये दोनों वाइंडिंग्स का क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक है, दोनों वाइंडिंग में हमारे उतना ही फ्लक्स जनरेट होता है। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन। तो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन क्या होता है? व्हेन सेकेंडरी इज ओपन सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग, ए स्मॉल करंट कॉल्ड I0 फ्लोस विच सेट अप अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है, नो लोड करंट उसमें फ्लो होने लगता है कि जब उसमें हम क्या करते हैं? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओपन सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या किया जाता है? V1 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट I0 जनरेट हो जाता है, जिस I0 के कारण क्या कहता है कि ये सेटअप अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दी कोर। तो ये हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है कोर में। ठीक है, जो हमारा नो लोड करंट I0 जनरेट हुआ है, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है कोर में। ठीक है, दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स द इंड्यूस्ड देम EMFs E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली बाय द म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो हमारा दोनों वाइंडिंग्स होती है उसमें E1 एंड E2 क्या है? E1 E2 म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा हमारा EMF जनरेट होता है। द इंड्यूस्ड EMF E इन द कॉइल्स एंड टर्न्स बाय द गिवन। तो E इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन d∅dt वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारा E होता है इंड्यूस्ड EMF E इन द कॉइल ऑफ एन टर्न। अगर हमारा एन टर्न है तो हमारे म्यूचुअल इंडक्शन उस कॉइल में क्या होगा? E बराबर माइनस एन d∅dt वोल्टेज। ठीक है, तो वेयर d∅dt क्या है? रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। In ideal transformer, the rate change of flux is the same for both primary and secondary। thus तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लक्स चेंज सेम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फ्लक्स था, फ्लक्स चेंज क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या मान लेते हैं? E1/N1 बराबर E2/N2। ठीक है, तो E1/N1 इक्वल टू क्या हो गया? E2/N2। द इंड्यूस्ड EMF पर टर्न इज कांस्टेंट। तो हमारे पर टर्न जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? एज्यूमिंग नो लॉसेस, हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हो रहा, तो E1 इक्वल टू क्या हमने लिख दिया? V1। E2 इक्वल टू क्या लिख दिया? V2। तो E1 को ही हमने क्या लिख दिया? V1 मतलब वोल्टेज लिख दिया। ठीक है, जो हमारा EMF जनरेट हो रहा था उसी को हमने क्या लिख दिया? वोल्टेज लिख दिया। E2 इक्वल टू V2 हो गया। तो अब हमने क्या पाया कि V1 हमने क्या यहाँ क्या पाया था?
E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2, तो वही को हमने क्या किया, V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 ये हमने कर दिया, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 ये हमें मिल गया। तो V1 अपॉन V2 इज कॉल्ड द वोल्टेज रेशियो। ये क्या है, वोल्टेज रेशियो, ये क्या है, टर्न रेशियो, ठीक है। तो ये क्या है, टर्न रेशियो, ये क्या है, वोल्टेज रेशियो। तो इसको हम क्या कहते हैं, और द ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये हमारे क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो है, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफार्मर। इफ N1 इज लेस देन N1, ठीक है, N2 इज लेस देन N1, तो हमारा N2 क्या है, N2 की वैल्यू N1 से लेस है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जब हमारे N2 की वैल्यू लेस हो जाएगी N1 से, तो हमारे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू लेस हो जाएगी V1 से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर आ गया, हमारा जो वोल्टेज हम इसको अप्लाई कर रहे थे, जो इसमें वोल्टेज सप्लाई हो रहा था, इसने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया। तो ये स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज हमने दिया था इसने जब वोल्टेज सप्लाई किया तो कम करके किया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। तो हमने माना जब हमारा N2 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से जब हमारा N2 क्या हो जाएगा, N1 से लेस हो जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा, V1 से लेस हो जाएगा। तो ये हमारा कौन किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन प्रकार का, ठीक है। इफ़ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो N2 क्या है, N2 इज ग्रेटर देन N1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। हमने क्या किया था, V1 सप्लाई दिया था इसको, और इसने जो सप्लाई, ट्रांसफार्मर ने जो सप्लाई किया था वो कितना किया था, V2, तो V2 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो व्हेन अ लोड इज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग ए करंट I2 फ्लोस, ठीक है। तो व्हेन अ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, जब हमने क्या किया, अब सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड कनेक्ट कर दिया, तो हमारा करंट कितना फ्लो हुआ, IT फ्लो हुआ, I2 फ्लो हुआ, ठीक है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर लूजेज आर निगलेक्टेड एंड ट्रांसफार्मर कंसीडर टू बी 100% इफिशियंसी। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंसी पे काम करेगा, हेंस द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो जो हमारी इनपुट पावर होगी वो क्या होगी, आउटपुट पावर के बराबर होगी। तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पा लिया, V1 अपन V2 इक्वल टू I2 अपन I1। तो यहाँ पे आपको अब काम क्या मिल गया, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, I2 अपॉन I1। तो द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज स्टेटेड इन द टर्म ऑफ अ वोल्टेज एम्पियर, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म विदाउट ओवर हीटिंग विथ द रेफरेंस द ट्रांसफार्मर इज रेटिंग इज आइदर V1 I1 और V2 I2 वेयर I2 इज अ फुल लोड सेकेंडरी करंट, ठीक है। द ट्रांसफार्मर रेटिंग इज आइदर V1 I1 और V2 I2, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या होती है, V1 I1 और V2 I2। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं कभी कभी सॉल्व करने के लिए, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर है 500 प्राइमरी टर्न्स एंड 3000 सेकेंडरी टर्न्स इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज एज्यूमिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर मारते हुए आपको क्या करना है, सेकेंडरी वोल्टेज का मान प्राप्त करना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सेकेंडरी वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी टर्न दिया हुआ है, सेकेंडरी टर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 1440 और 1.44 किलोवाट, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं कि हमारा 1440 वोल्ट आ गया या 1.44 किलो वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर नो लोड फेजर डायग्राम। तो जब हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर पे नो लोड होता है, तब उसका फेजर डायग्राम कैसा होता है। द कोर फ्लक्स इज अ कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो हमारा कोर फ्लक्स होता है वो दोनों में कॉमन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इन ट्रांसफार्मर इज दस टेकन एज द रिफरेंस फेजर इन अ फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। The primary winding takes small no load current I0 and since with a loss neglected. The primary winding is a pure inductor. This current lags in the applied voltage V1 by 90 degree in the phasor diagram assuming no losses shown in the figure. Current I0 produces the flux and is drawn in the phasor with the flux the primary induced EMF E1 in the phasor opposition V1 by Lenz law and the is shown in 180 degree out of the phasor V1 phase with V1 and equal in the magnitude. The secondary induced EMF is shown
2.1 टर्न रेशियो, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, जब क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड करंट पे होता है, नो लोड फेजर डायग्राम कैसा होता है इसका, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, इसका नो लोड फेजर डायग्राम दिया हुआ है। तो V1 और V2 के बीच कितना एंगल बन रहा है, V1 और V2 के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो हमारा करंट, ये हमारा क्या है, I0, नो लोड करंट और V1 के बीच कितना एंगल है, नो लोड करंट और V1 के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे नो लोड करंट और V1 के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, और V1 V2 के बीच कितना एंगल है, V1 V2 के बीच है 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फाई है, फ्लक्स है, ठीक है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन में क्या है, I0 है। ये हमारा क्या है, नो लोड, ये हमारा है नो लोड फेजर डायग्राम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नो लोड फेजर डायग्राम फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो नो लोड था फेजर डायग्राम था, तो इन दी करंट फ्लोज देन लॉसेज विल अकर। तो हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, उसमें लॉस होते हैं, ठीक है। कौन से लॉस होते हैं, दो लॉस होते हैं। इफ द करंट फ्लोज देन व्हेन लॉसेस आर कंसीडर्ड देन दी नो लोड करंट, नो लोड करंट हमारा जो है I0 इन दी फेजर सम ऑफ टू कंपोनेंट। ये जो हमारा I0 है वो किन दो जो हमारे लॉस होते हैं उनका सम होता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं I0 के, IM द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ I0 एंड IC द कोर लॉस। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और द कोर लॉस कंपोनेंट, ये हमारे क्या है, I0 के दो कंपोनेंट हमको मिलते हैं, ठीक है। तो नो लोड करंट अब हमारा क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के, ये हमारे इसके कंपोनेंट हो गए। तो I0 इक्वल टू क्या हो गया, √IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, ठीक है। तो ये I0 के क्या हो गए, दो कंपोनेंट हमें मिल गए। तो IM क्या होता है, I0 साइन फाई, IC क्या होता है, I0 कॉस फाई, ठीक है। तो पावर फैक्टर इन नो लॉस कॉस फाई जीरो क्या होता है, IC अपॉन I0। ये हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर ऑन नो लोड। द टोटल कोर लॉसेस क्या होता है, दैट इज आयरन लॉस V1 I0 cos फाई जीरो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टोटल कोर लॉस होता है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इनसे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे I0 है, नो लोड करंट, तो इसके दो हमारे हो गए कंपोनेंट, IC और IM, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाई है। तो फाई से क्या होता है कि कुछ हमारा जो I0 होता है वो किसी एंगल पे होता है। V1 V2 के बीच यहाँ भी कितना एंगल है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम है, फेजर डायग्राम ऑफ नो लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि EMF इक्वेशन हमारा क्या होता है, EMF इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ठीक है। द कोर ट्रांसफार्मर विल अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई इन द प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइनसॉइडल। तो लेट द फाई एम इज द मैग्नेटिक तो फाई एम हमने क्या मान लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स मान लिया, ठीक है। फाई एम हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है। एंड स्मॉल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई है, ठीक है। और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितना है, स्मॉल एफ है। तो द टाइम फॉर अ वन सर्किल ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द पीरियड टी। तो एक टाइम पीरियड हमारा कितना है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। द फ्लक्स राइजेज साइनोसॉइडली फ्रॉम द 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1/4 साइकिल। The flux rises sinusoidally to form 0 to its maximum value 1.4 cycle, and the time for a 1.4 cycle is 1.1 by 4 f seconds. Hence the average rate of transformer चेंज ऑफ द फ्लक्स फाई एम अपॉन क्या है, 1/4 f। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एवरेज रेट चेंज ऑफ फ्लक्स क्या मिल गया, 4f इंटू फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। तो वेबर पर सेकेंड, एंड सिंस 1 वेबर पर सेकेंड इक्वल टू 1 वोल्ट होता है, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन ईच टर्न। तो एवरेज जो हमारा EMF इंड्यूस हुआ कितना हुआ, 4fm इंटू फाई एम हो गया। तो एज द फ्लक्स फाई वेरी साइनोसॉइडली देन अ sinusoidal EMF equation will be induced in each term of the both primary and secondary windings, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हम फॉर्म फैक्टर निकाल लेते हैं। फॉर्म फैक्टर हमारा कितना आता है, 1.11 RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू से। तो फॉर्म फैक्टर कितना आ गया, 1.11 आ गया।
हमने क्या किया, आर एम एस वैल्यू इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू, तो फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू कर दिया आर एम एस वैल्यू के लिए। तो आर एम एस वैल्यू हमें कितनी मिल गई, आर एम एस वैल्यू हमें मिल गई फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज रेट इंटू फॉर्म फैक्टर 4.44 एफ फाइव एम, ठीक है, वोल्ट, इतना मिल गई। अब हमें क्या मिल जाता है, हम यहाँ से ई एम एफ अपना निकाल लेते हैं। तो ई एम एफ निकालेंगे जब हमें कितना मिल जाएगा, ई वन इक्वल टू 4.44 फाइव एम एन वन वोल्ट, और ई टू कितना मिल जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ई एम एफ कितना मिल जाएगा, 4.44 फाइव एम इंटू एन टू वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम जब डिवाइड करते हैं तो ई वन अपॉन ई टू बराबर क्या मिलता है हमें, एन वन अपॉन एन टू। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, नो लोड फेजर डायग्राम। अब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर ऑन लोड फेजर डायग्राम। तो if the voltage drop in the winding of a transformer are assumed negligible, then the terminal voltage V2 is the same as the induced EMF E2, the secondary similarly V1 इक्वल टू क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है। assume an equal number of turns on primary and secondary winding, E1 इक्वल टू E2 हो गया। तो हम क्या मान लेते हैं, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे है अगर नंबर हमारे टर्न इक्वल है तो E2 वो E1 बराबर क्या हो गया, E2 हो गया। तो लेट हैव लोड, तो फेज एंगल क्या होगा, फेज एंगल कितना है, फाइव टू है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट आई टू लैक्स वी टू बाई फाइव टू एंगल। तो हमारा जो करंट आई टू है वो क्या करता है, करंट आई टू जो हमारा लैग करता है कितना, 5 2 डिग्री, ठीक है, 5 2 डिग्री वी टू से लैग करता है। व्हेन अ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ए करंट वी टू फ्लोज इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो आई टू हमारा किस में, आई टू हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है फेजर डायग्राम ऑन लोड। ये हमारा आई वन है, ठीक है, ये ई वन ई टू वी टू है, और ये क्या है, ये हमारा आई टू है, ठीक है। तो आई टू कितना लैग कर रहा है, आई टू हमारा जो है वी टू से फाइव टू डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हेंस एट ऑल लोड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमएमएफ आर इक्वल्स। तो हमारे सभी लोडों पे क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमएमएफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इन अपोजिशन the core flux remains a constant. I1 dash is sometimes called the balancing current and equal but in the opposite direction, ठीक है, to I2। तो जो हमारा I1 होता है कभी कभी क्या होता है, I2 के इसको हम क्या कहते हैं, I1 डैश को ये बैलेंसिंग करंट होता है, ठीक है। जो हमारे I2 डैश के क्या होता है, I2 के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ सिंगल फेज डबल वाउंडेड ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज डबल वाउंडेड ट्रांसफार्मर हमारे जो होते हैं उसका कंडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कोर टाइप और सेल टाइप। पहला आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, तो द लो एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स आर सोन वाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती हैं, लगी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, रिड्यूस लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको रिड्यूस करती हैं। तो ये क्या है, एक लेमिनेटेड कोर है, ये हमारा कौन सा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लगे हुए हैं, इसमें दो लगे हुए हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी हमारी वाइंडिंग है, ये क्या सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। अब हम देख लेते हैं सेल टाइप कैसा होता है। तो ये आपको जो दिया हुआ है ये कैसा है, सेल टाइप है, ठीक है। इसमें लेमिनेटेड कोर है, और ये हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और सेल टाइप। इसमें क्या है, एक ही हमारे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगे हुई हैं। जो हमारा कोर टाइप था इसमें क्या थे, दो थे। तो फॉर पावर ट्रांसफार्मर्स रेटेड पॉसिबल एट सेवरल MVA, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन अ ग्रेट ब्रिटेन, द कोर मटेरियल इज यूजुअली, जो हमारा कोर मटेरियल यूज होता है, लेमिनेटेड कौन सा यूज होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टीरोल स्टॉलॉय, दी लेमिना the laminations reducing ED currents and the silicon steel keeps the hysteresis loss to minimum। तो ये क्या करते हैं, ED करंट लेमिनेशन क्या करता है, हमारे ED करंट को मिनिमम करता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारे जो ED करंट होते हैं कौन उसको रिड्यूस करता है, तो कौन करता है, लेमिनेशन करता है जो हमारे ट्रांसफार्मर पर लगा होता है। तो सिलिकन और जो सिलिकन स्टील होता है ये क्या करता है, ये हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमम करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। Large power transformer are used in the main distribution system in the industrial supply circuit. Small power transformer have many circuits applications. Example including welding and rectifier supply। तो ये आपको यूज दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। For audio frequency AF transformers rated for a few MVA to a no more than 20 and operation
तो ये आपको दिया हुआ है फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, ये उनके बारे में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर यूजुअली इनेबल इंसुलेटेड कॉपर और एल्यूमिनियम। तो कॉपर वाइंडिंग किसकी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कूलिंग इज अचीव बाय एयर इन द स्मॉल ट्रांसफार्मर एंड ऑयल इज द ला। तो जो हमारा कूलिंग होता है, तो छोटे में जो होता है एयर के द्वारा होता है ट्रांसफार्मर में, और बड़े ट्रांसफार्मर में ऑयल के द्वारा कूलिंग होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं और उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर लूसेस तो अब हम देख लेते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं और उसकी इफिशियंसी कितनी होती है। तो देयर आर ब्रॉडली टू सोर्सेज ऑफ द लॉस इन द ट्रांसफार्मर ऑन लोड। जो हमारा ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो उसमें दो दो होती हैं, तो उसके लॉसेस, ठीक है, उसमें दो लॉसेस होते हैं। कौन कौन से लॉस, पहला है कॉपर लॉस और वेरिएबल एंड रिजल्टिंग इन द हीटिंग ऑफ अ कंडक्टर। तो हमारा जब कंडक्टर हीट होता है तो क्या लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, ड्यू टू द फैक्ट द प्रोसेस The process resistance if R1 and R2 are the primary and secondary winding resulting in the copper total copper loss क्या होता है, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टोटल कॉपर लॉस होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस और कांस्टेंट। तो हमारा आयरन लॉस होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कॉपर लॉस क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एंड फ्लक्स टेंडेंसी आर टू टाइप्स। तो हमारे जो फ्लक्स होती है इसमें आयरन लॉस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, इज द हीटिंग ऑफ द कोर एज रिजल्ट ऑफ द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिवर्स which occur as a magnetic flux alternator. The loss is proportional to the area of the hysteresis loop. तो जो हमारा ये hysteresis loss होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, hysteresis loop के प्रोपोर्शनल होता है। एंड thus low nickel iron alloy are used for the core since hysteresis loss have small areas, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, निकल आयरन का एलॉय यूज किया जाता है, ठीक है। तो ईडी करंट लॉस क्या होता है, ED current loss is the heating of the core due to EMF being induced not only in the transformer winding but also in the core. तो जो हमारा EMF इंड्यूस होता है वो किस में होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में नहीं बट ऑल्सो इन दी कोर, ठीक है, वो कोर में भी इंड्यूस होता है। तो दिस इंड्यूस EMF सेट ऑफ अ सर्कुलेटिंग करंट। तो ये क्या करता है, ये जो EMF हमारे कोर में इंड्यूस होता है ये भी क्या करता है, करंट हमारा सर्कुलेट करने लगता है, कॉल्ड ED करंट। यही हमारा क्या कहलाता है, ED करंट। और इसी से क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ED करंट लॉस कहते हैं, ठीक है। Owing to the low resistance to the core, ED current can be quite considerable and can cause a large power loss and excessive heating of the core. तो ये क्या करता है, एक्सेसिव हीटिंग। तो जो ईडी करंट लॉस होता है इसके द्वारा क्या होता है, हमारा कोर जो है अधिक हीट होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दो टाइप के लॉस बताए, कॉपर लॉस वेरिएबल एंड आयरन लॉस कांस्टेंट। इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी देख लेते हैं। इसे ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो कितना हो गया, इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर। तो 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, ये हमारी क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई, ठीक है। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर। तो जो हमारा लॉस होगा अपॉन इनपुट पावर, इसको हम 1 से माइनस कर देंगे इसके रेशियो को, तो हमें क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगी। तो इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तुम्हारी जो इफिशियंसी होती है परसेंटेज में शो की जाती है। इट इज़ नॉट अनपा। तो इफिशियंसी बिटवीन 95 टू 98, ठीक है। तो अनकॉमन फॉर पावर ट्रांसफार्मर्स टू हैव इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, 95 टू 98। तो आउटपुट जो हमारा पावर है वो आउटपुट पावर क्या है, V2I2 cos phi 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, आउटपुट पावर ऐसे निकालते हैं। टोटल लॉस कॉपर लॉस इन प्लस आयरन लॉस, ये हम निकाल लेते हैं। एंड इनपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, यही हमारी क्या हो जाती है, इनपुट पावर, ठीक है। तो अगर हमने टोटल लॉस और आउटपुट पावर निकाल लिया तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रांसफार्मर की आपको इफिशियंसी निकालने को कहे तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे।